जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं ये ट्रेन का इंजन जो है किस तरीके से काम करता है। आखिर इस ट्रेन को इंजन को चलाने के लिए क्या क्या मेन पार्ट होते हैं जो इस ट्रेन को इंजन को चलाने में सहायता करती है। आप लोग देखे होंगे इस ट्रेन के इंजन एक ही रहते हैं, लेकिन पीछे इतनी सारी बोगियों को वो इतनी पावर के साथ वो खींच करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। देखिए ट्रेन के इंजन को हम लोग लोकोमोटिव इंजन भी कहते हैं। ट्रेन के इंजन को हम लोग लोकोमोटिव इंजन भी कहते हैं। इस लोकोमोटिव इंजन जो लिए गए हैं शब्द, ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। लोको का मतलब होता है स्थान और मोटिव का होता है गति उत्पन्न करने वाला। लोको का मतलब होता है स्थान और मोटिव का मतलब होता है गति उत्पन्न करने वाला। तो जिस स्थान से ये गति उत्पन्न करता है उसे ही हम लोग लोकोमोटिव कहते हैं। तो एक इंजन जो है वो लोकोमोटिव होते हैं क्योंकि यह जो है गति उत्पन्न करते हैं, और पीछे जितने भी डिब्बे होते हैं उस सब में गति वो उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि ये किसी दूसरे की सहायता से वो गति होते हैं। जबकि ये जो इंजन है वो खुद अपने से ही गति उत्पन्न कर लेता है, तो उसका स्थान खुद है, यानी कि वो खुद से वो गति को उत्पन्न किया और वो जो है पीछे जितने भी डिब्बे होते हैं वो खींच करके आगे तक ले चले जाते हैं। ये ट्रेन के इंजन आखिर किस तरीके से काम करते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, चलिए हम लोग इस ट्रेन के आंतरिक संरचना को देखते हैं। इस ट्रेन के अंदर क्या क्या चीजें मेन चीजें होती हैं जिससे ट्रेन जो है इतनी आसानी से चल उठती है। आप लोग जहां ट्रेन देखे होंगे वहां पे एक पटरी होती है, उस पटरी को हम लोग कहते हैं रेल। इस पटरी को बोला जाता है रेल, और इस पे चलने वाली गाड़ी को बोला जाता है रेलगाड़ी। तो इस पटरी को हम लोग बोलते हैं रेल, और इस पे चलने वाली गाड़ी जो है वो कहलाती है रेलगाड़ी। आप लोग जो है रेलगाड़ी को कुछ इस प्रकार देखे होंगे। बाहर से आप लोगों को रेलगाड़ी कुछ इस तरीके से दिखती होगी। ये जो है बाहरी साइड का संरचना हम बना दिए। इसके अंदर जो है बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि रेलगाड़ी को चलाने में सहायता करती है। देखिए यहाँ पे जो है बाहर में एक आगे साइड में रेलगाड़ी में जो है वो ड्राइवर के लिए कैबिन होता है। ड्राइवर जो है यहीं से इस पूरे ट्रेन को कंट्रोल करता है। देखिए प्रत्येक इंजन में जो है वो तीन आगे के साइड में चक्के लगे होते हैं। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और तीसरा जो है यहाँ पे होता है। और सेम टू सेम इसके पीछे में भी चक्के होते हैं 3, ठीक है, यानी कि इसके पीछे में भी जो है चक्के 3 होते हैं। यानी कि एक इंजन में टोटल 6 चक्के इस साइड में और 6 चक्के उस साइड में आगे की ओर में, यानी कि टोटल 12 चक्के लगे होते हैं। ट्रेन जो है बिजली को रिसीव 25,000 वोल्टेज करता है। 25,000 वोल्टेज केवी, 25,000 केवी जो है वो वोल्टेज को रिसीव करता है ट्रेन, और ये जो है अंदर ले जाता है ट्रांसफार्मर के पास। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये 25,000 जो वोल्टेज है वो किस प्रकार जो है हमारे ट्रेन तक पहुंचते हैं। देखिए आप लोग जो है जब रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ तार जो है दिख रहा होगा। ऊपर में एक तार दिख रहे होते हैं, है ना। ये इसी तार में जो है फ्लो करते हैं 25,000 केवी। देखिए इस 25,000 केवी को कोई सपोर्ट देने वाला होना चाहिए ना। अगर मान के चलते हैं कि अगर 25,000 केवी ऐसे लगा दिए तार, और अगर ऊपर से कोई सपोर्ट है ही नहीं, हो सकता है बीच से कहीं टूट जाए या फिर वो लूज हो जाए, कुछ इस तरीके का ऐसे कुछ लूज हो जाए, तो इससे दिक्कत होने वाला है रेलवे को। ट्रेन के इंजन को जो है रिसीव करने में पावर वो दिक्कत होगी। इसलिए जो है इसे ऊपर से एक वायर लगा दिया जाता है। एक जो इसमें वोल्टेज नहीं होते हैं, आप लोग देखे होंगे ऊपर से एक वायर होगा और एक नीचे से वायर रहते हैं। ऊपर वाले में वोल्टेज नहीं होते हैं, वोल्टेज नीचे वाले में करंट जो है होते हैं। ऊपर वाले वायर को हम लोग कैटेनरी वायर बोला जाता है। ऊपर वाले वायर को हम लोग कैटेनरी वायर बोलते हैं। ऊपर वाले वायर को हम लोग कैटेनरी वायर बोलते हैं, और नीचे वाले वायर को हम लोग कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं। कॉन्टैक्ट वायर, नीचे वाले वायर को हम लोग कॉन्टैक्ट वायर बोलते हैं और ऊपर वाले वायर को हम लोग कैटेनरी वायर बोलते हैं। कॉन्टैक्ट वायर नीचे वाले को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ट्रेन के साथ जो है ट्रेन में जो लगे होते हैं पेंटोग्राफ, अभी जस्ट आगे समझाने वाले हैं, इसमें जो है पेंटोग्राफ लगे होते हैं, ये इस वायर से कनेक्टेड होते हैं। इस कॉन्टैक्ट वायर को कैटेनरी वायर से कोई जोड़े होना चाहिए ना, ताकि वो पकड़ करके रखे जहीं तहीं, ताकि वो लूज ना हो। ये जो है इस जगह पे आप लोग देखे होंगे ये एक ड्रॉपर काम करता है। इसका नाम जो है ड्रॉपर है। ये
कैटनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर को आपस में जोड़ करके रखता है। कैटनरी वायर जो है बहुत मजबूती से पकड़ बनाए रहते हैं और कॉन्टेक्ट वायर जो है उससे कैटनरी वायर से जोड़ दिया जाता है ताकि कॉन्टेक्ट वायर भी जो नीचे का जो कॉन्टेक्ट वायर है वो भी ठीक ठाक से रहे और ये लूज ना हो ताकि दुर्घटना ना हो सके। देखिए ये जो कॉन्टेक्ट वायर है इसमें 25,000 वोल्टेज बहते हैं करंट, इसमें जो है 25,000 वोल्टेज बहता है। तो 25,000 काफी ज्यादा हाई अमाउंट हो गया है ना। तो हमारे ट्रेन में जो मोटर लगे होते हैं ना वो केवल 1,000 से 3,000 के बीच में ये काम करते हैं, इससे ज्यादा ये काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो 25,000 वोल्टेज है इसको कोई रिसीव करने वाला होना चाहिए ना। आखिर ट्रेन में किस तरीके से यहाँ से तार ले जाकर के एक जोड़ दे पिलास पेचकस से तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई। ट्रेन अगर आगे चलेगी तो तार टूट जाएगा, फिर तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो इसके जगह पे एक सिस्टम ट्रेन में बनाया गया है जिसका नाम है पेंटोग्राफ। ये कुछ आप लोग इस तरीके से देखे होंगे, ट्रेन के ऊपर जो है कुछ इस प्रकार आप देखे होंगे, इसका नाम है पेंटोग्राफ। इसे हम लोग पेंटोग्राफ के नाम से जानते हैं। पेंटोग्राफ क्या काम करता है, ये करंट को यानी कि वोल्टेज को 25,000 को रिसीव करने का काम करता है। रिसीव इसमें से इसमें जा करके ये सट जाता है और जो है 25,000 वोल्टेज जो है ना इसके थ्रू जो है एक वायर यहाँ पे लगे होता है, इसके थ्रू जो है वो डायरेक्ट चले आते हैं ट्रेन के इंजन के अंदर। ये पेंटोग्राफ जो है आखिर इससे ये हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लूज हुआ, अगर थोड़ा सा भी मान के चलते हैं कि थोड़ा सा भी अगर ये वायर है ये मान के चलिए और ये जो है ये पेंटोग्राफ है ना, अगर ये थोड़ा सा भी लूज हुआ तो इसमें जो है स्पार्क जनरेट होगा। अगर स्पार्क जनरेट होगा तो हमारा जो वायर है वो जल भी सकता है, कट भी सकता है और वहां से पिघल करके टूट भी सकता है। तो इसमें जो है कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जो इसको हमेशा सटा करके ही ऊपर में रखे, ये हटने ना दे, जब ड्राइवर चाहे केवल तभी हटे वो। तो यहाँ पे इसमें जो सिस्टम यूज किए जाते हैं वो एयर प्रेशर सिस्टम यूज किए जाते हैं। ये जब ड्राइवर इसको जब दबाए रखता है तो ये जो है पेंटोग्राफ वो ऊपर में जा करके वो सटे रहते हैं, ऊपर में जा करके ये उससे सटे रहते हैं और जैसे ही ड्राइवर जो है हवा को रिलीज करता है ये पेंटोग्राफ इजीली आकर के नीचे बैठ जाते हैं। अब बताइए अगर ट्रेन इधर जा रही है, अगर समतल जमीन है तब तो ठीक है ना, लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज आ गया जैसे मान के चलते पुल आ गया, अगर पुल आ गया तब तो यहाँ से जो कॉन्टेक्ट वायर है ये इस तरीके से इसको नीचे में ले जाना पड़ेगा और ऊपर में पुल होंगे, तब तो फिर ये भाई यहाँ पे तो फिर दिक्कत कर जाएगा ये। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही इधर से आते हैं ना, जैसे ही ट्रेन जब आगे जाएगी तो ये पेंटोग्राफ इससे जब आएगा तो पेंटोग्राफ हवा का प्रेशर तो ऊपर की ओर धकला है और जैसे ही हम पेंटोग्राफ को कुछ इस तरीके से धक्का नीचे की ओर देंगे ना, फिर छोड़ेंगे तो फिर पेंटोग्राफ ऊपर चला जाएगा। फिर इसको धक्का देंगे इस तरीके से तो फिर ये पेंटोग्राफ जो है ना ऊपर की ओर चला जाएगा। फिर इसको यहाँ से ऐसे धक्का देंगे और फिर इसको छोड़ेंगे तो फिर ऊपर की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से इसको जो है ना ये एक प्रेशर दे रहा होता है, हवा एयर प्रेशर दे रहा होता है ताकि ये ऊपर ही रहे। तो आप बताइए कि जैसे ही पेंटोग्राफ आगे की ओर आएगा तो हवा ये जो तार है वो नीचे की ओर आ रही है, यानी कि तार इस पे दबाव डालेगी और जैसे ही दबाव डालेगी तो ये जो है पेंटोग्राफ वो नीचे की ओर आएगा और इजीली जो है ट्रेन हमारा आगे की ओर निकल जाएगा और दिक्कत नहीं होगी पुल वगैरह जहाँ पे भी ट्रेन को जाना रहे। आखिर ये जो तार है ये तार भी क्यों नहीं घिसते हैं, तार जो है स्टेबल हमेशा क्यों रहते हैं, इसको जो है क्या बार बार तार को लगाया जाता है जैसे ही घिस जाएगा वो लगाया जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस तार को लगाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कॉस्टली पड़ जाता है। इस तार को अगर चेंज किया जाए ना तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, रेलवे का जो है घाटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसके जगह पे जो है ये जो आप देख रहे हैं पेंटोग्राफ के ऊपर जो है एक स्लिप लगाया जाता है जो कार्बन का होता है। कार्बन जो है ना यहाँ पे जल्दी घिसते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर के। तो कॉपर जो है ना वो बहुत जल्दी नहीं घिसता है जबकि कार्बन जो है घिस जाते हैं। तो ये जो ऊपर में तार आप लोग देख रहे हैं कॉन्टेक्ट वायर, ये जो है कॉपर के बनाए जाते हैं ताकि जो है कॉपर जल्दी घिसे नहीं। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है इस पे एक स्लिप चढ़ाया जाता है जो कि कार्बन का होता है। आप लोग मोटर देखे होंगे, छोटा सा मोटर जब बचपन में आप लोग तोड़े होंगे तो उसमें जो है ना एक ब्रश लगा होता है जो दोनों साइड से इस तरीके से इसको पकड़ करके रखा होता है। यही ब्रश जो है ना वो कार्बन का होता है और उस पे जो मोटर पे जो पीला कलर का लगा होता है वो कॉपर का बना होता है। तो वो पीला वाला नहीं घिसता है, वो घिसता है कौन? जो
कार्बन का बना हुआ है वो वाला जो है घिस जाता है पूरी तरीके से, और हमारा जो मोटर है वो सेव हो जाते हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम संरचना इसमें भी होती है। इस पे जो स्लिप चढ़ाया जाता है वो घिस जाते हैं, और ये जो है हमारा कॉन्टेक्ट वायर वो बचा रहता है। और टाइम टू टाइम जो है इसमें पेंटोग्राफ का जो ऊपर में कार्बन का स्लिप चढ़ाया हुआ है उसी को हम लोग इजी तरीका से रिमूव करके और दूसरा लगा देते हैं, यानी कि इसमें मेंटेनेंस किया जाता है। लेकिन अगर यही बात कॉन्टेक्ट वायर में अगर की जाए तो कॉन्टेक्ट वायर में काफी ज्यादा जो है यहाँ पे कॉस्टली पड़ जाएगा, और रेलवे का घाटा भी हो सकता है, और ये जो है दिक्कत वाली बात हो सकती है, समय भी ज्यादा इसमें लगेगा। देखिए जब पेंटोग्राफ जो है 25,000 वोल्टेज को रिसीव कर ली, तो ये जो रिसीव करके इसके बाद जो है ये सर्किट ब्रेकर को दे देता है। यहाँ पे एक बॉक्स लगे होते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर, इसका नाम है सर्किट ब्रेकर। इस पॉइंट को हम लोग सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। ये जो 25,000 का वोल्टेज है ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट होते हैं, और ये जो है 25,000 वोल्टेज ये सर्किट ब्रेकर में चले जाते हैं। इससे जो है केवल सिंगल लाइन ही निकलते हैं, डबल या ट्रिपल नहीं आते हैं, केवल सिंगल फेज ही रहते हैं यहाँ से 25,000 वोल्टेज, और इससे जो है सर्किट ब्रेकर को दे दिया जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या है, आप लोग अपने घर में देखे होंगे एक एमसीबी लगा होता है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यही सर्किट ब्रेकर जो है ट्रेन में यूज किए जाते हैं। तो हम लोग का घर के हिसाब से जो है एमसीबी यूज किया जाता है, और इसमें जो है बहुत बड़ा हैवी जो है यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है, हाई एम्पियर सर्किट ब्रेकर के। ये जो एमसीबी हम लोगों के घर में क्या काम करती है कि अगर कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हुआ फटाक से ट्रिप हो जाएगा, है ना, नीचे की ओर गिर जाएगा, और हमारा जो है अप्लायंसेस वगैरह जितने भी वायरिंग ये सब है सेव रह जाएंगे। अब आप बताइए कि 25,000 इधर से वोल्टेज आ रहा है, अगर ये 25,000 वोल्टेज ट्रेनवा में कहीं टच हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है यहाँ पे। तो इसीलिए जो है इसमें सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं, ताकि जाने तने अगर टच हो ना तो तुरंत सर्किट ब्रेकर गिर जाए, और यहाँ पे जो है सर्किट ब्रेकर अपना काम करके वहां पे जो है सप्लाई को कट कर दे। देखिए सर्किट ब्रेकर में जब 25,000 वोल्टेज आ जाते हैं तो सर्किट ब्रेकर के बाद जो है वो वोल्टेज डायरेक्ट चला जाता है ट्रेन के इंजन में। अब बताइए कि ट्रेन का इंजन जो है वो 1,000 से 3,000 वोल्टेज के बीच में ही काम करता है। अब बताइए कि इसमें जो है कितने हजार वोल्टेज है, 25,000 वोल्टेज है। 25,000 वोल्टेज तो हमारा मोटर तो फूक जाएगा, ऐसे ही चल नहीं पाएगा, यहाँ पे जल जाएगा मोटर, है ना। तो इसको कोई होना चाहिए ना जिसको वोल्टेज को कम कर दे। तो इसमें जो है एक ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है, जिस ट्रांसफॉर्मर का नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को जो है ना वो कम कर देता है, और कम करके इसे जो है पावर सप्लाई जो है आगे ट्रांसफर करता है। देखिए ट्रांसफॉर्मर जो है ना बहुत बड़े होते हैं, ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़ा होता है। तो इस ट्रेन के इंजन में अगर हम ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे तो ठीक ठाक जगह जो है ये ले लेते हैं, है ना। तो इसके नीचे में जो है बेस में काफी जगह होती है। यहाँ पे वैसे अभी जो है पतला जगह है ना, ट्रेन के इंजन में काफी जगह होती है नीचे की साइड में। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि इसे जो है ना नीचे के साइड में रख देना तो इसका एक बेस बन जाएगा, और ऊपर में जो है ना ये एक जगह बन जाएंगे। नीचे की साइड में ट्रांसफॉर्मर को रख देते हैं पतला करके, और ऊपर में जो है ना जगह बन जाएगा, ताकि मशीन वगैरह ये सारी चीजें जो है हम लोग इसमें और भी लगा सके। अगर हम ट्रांसफॉर्मर को ऐसे ही लगाएंगे इसमें तो ये कुछ इतना बड़ा जगह ले लेगा हम लोगों का, तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो सकती है यहाँ पे भी, है कि नहीं। तो इसलिए जो है ट्रांसफॉर्मर को कुछ यहाँ पे बेस के जगह पे लगाया जाता है ना, इस जगह पे। यहाँ पे ये है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। देखिए अब ये जो है सर्किट ब्रेकर से डायरेक्ट जो है निकल आते हैं, इस ट्रांसफॉर्मर में चला जाता है, कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे वायर। 25,000 वोल्टेज जो है अब डायरेक्ट सर्किट ब्रेकर से कहाँ चले गए, इस ट्रांसफॉर्मर के पास चले गए। अब बताइए कि ट्रांसफॉर्मर को चलाने के लिए एक होना चाहिए न्यूट्रल और एक होना चाहिए फेज। तो भाई साहब यहाँ पे केवल फेज आ रहा है, न्यूट्रल कहाँ गया, न्यूट्रल कोई होना चाहिए ना, तो न्यूट्रल इसमें है ही नहीं, है कि नहीं। तो देखिए न्यूट्रल कहाँ से आते हैं, जो ये ट्रेन की पटरी आप लोग देख रहे हैं, इसी ट्रेन के पटरी से जो है एक वायर को कनेक्ट करके इसके नीचे अर्थ में जो है ना ले जाया जाता है। जहां तहीं जो है इसके वायर को कनेक्ट करके इसको अर्थ में ले जाया जाता है। न्यूट्रल यानी कि अर्थिंग जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, यहीं से इसको मिलता है। और ये जो है ना चक्का यानी कि व्हील, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील, इससे जो है ना अंदर एक्सल से जो है वो कनेक्ट रहते हैं, और ये जो है ट्रांसफॉर्मर को मिल जाता है। और ट्रांसफॉर्मर को एक मिल गया,
फेज और एक मिल गया इधर से न्यूट्रल। अब जो है हमारा ट्रांसफॉर्मर अच्छा से वर्क करेगा। अब बताइए कि ट्रांसफॉर्मर जो है इसको डायरेक्ट 1000 से 3000 के बीच में वोल्टेज को ले आया। तो अब बताइए कि क्या हम डायरेक्ट इस ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दें मोटर को? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हम लोग कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है 3 फेज डायरेक्ट नहीं बना सकता है, सिंगल फेज से वो 3 फेज नहीं बना सकता है ना। तो इसके जगह पे हम कुछ और उपयोग करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं आखिर हमारे इंजन में मोटर कहाँ पे लगे होते हैं। देखिए, इसे हम लोग कहते हैं व्हील, और इससे जो जुड़े होते हैं ना, जैसे में देखिए ये जो है यहाँ पे लगे होते हैं एक चक्का, एक यहाँ पे लगे होते हैं चक्का, इसे कहते हैं हम लोग व्हील, और इसे कहते हैं हम लोग एक्सल। इसे हम लोग एक्सल कहा जाता है। तो एक्सल के पास ही जो है ना मोटर लगे होते हैं, कुछ यहाँ पे इस जगह पे जो है मोटर लगे होते हैं। और ऐसे ऐसे मोटर जो है ना तीनों चक्के पे, यहाँ पे तीनों एक्सल में जो है लगे होते हैं। एक यहाँ पे मोटर हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे इससे कनेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे एक मोटर दिख रहा है, यहाँ पे एक मोटर हो गया, फिर यहाँ पे मोटर लगे होते हैं, और फिर इसके यहाँ पे मोटर लगे होते हैं। यानी कि तीनों चक्के में यहाँ पे जो है इसके मोटर लगे होते हैं, और ये मोटर इंडक्शन मोटर होते हैं। देखिए, इतने सारे मोटर को हम लोग एक ट्रांसफॉर्मर के द्वारा डायरेक्टली पावर हम लोग नहीं दे सकते। और ये जो मोटर होते हैं वो सिंगल फेज नहीं होते हैं। अगर सिंगल फेज मोटर होगा तो ट्रेन को उतना पावर ही नहीं मिल पाएगा और ट्रेन नहीं चल पाएगी। इसलिए इस मोटर को 3 फेज मोटर बनाया जाता है। तो 3 फेज मोटर को सप्लाई देने के लिए कोई 3 फेज होना चाहिए ना। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो है वो केवल और केवल सिंगल फेज का है, तो यहाँ पे मोटर तो नहीं चल पाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे अगर आप लोग के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पे सिंगल फेज लगा दे, तो सिंगल फेज का मतलब होता है एक फेज आया और एक न्यूट्रल आया है, और 3 फेज का मतलब होता है तीनों फेज आए हैं, उसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं है ना। तो सिंगल फेज जो है अगर हम लोग लगा देंगे तो क्या होगा? एक बात बताइए, हम लोग के घर में जो टुल्लू पंप होते हैं वो सिंगल फेज का होता है। एक वायर आता है और दूसरा वायर उस करंट को लेकर के चला जाता है, यानी कि 2 वायर उसमें जुड़े होते हैं। तो आप बताइए कि उसी मोटर को निकाल करके गेहूं पीसने वाले अगर हम लोग चक्की में लगा दें तो क्या गेहूं को पीस सकता है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उतना पावर ही नहीं मिल पाएगा। तो बताइए कि सिंगल फेज में वो जब गेहूं को नहीं पीस पा रहा है तो इतने बड़े ट्रेन को कैसे चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे यूज करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। एसी मोटर होते हैं ये 3 फेज का। तो 3 फेज में जो है ना पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक ठाक पावर होते हैं। इसलिए अगर हम लोग एक मोटर का यूज करते हैं तो ट्रेन को उतना पावर नहीं मिल पाएगा जितना उस ट्रेन को चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो है ना 6 मोटरों का यूज किया जाता है एक इंजन में। एक इंजन में 6 मोटर को यूज करते हैं ताकि पावर जो है ना दमदार मिल सके। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मर से पावर को निकालते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मर से पावर जो है 1000 से 3000 के बीच में जो है निकलते हैं। 1000 से 3000 के बीच में यहाँ पे पावर निकलते हैं। तो इस पावर को डायरेक्ट क्या यूज कर लिया जाता है? नहीं, इसको डायरेक्ट यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट 3 फेज यहाँ पे नहीं दे सकता है, ये केवल सिंगल फेज होते हैं। तो इसको हम लोग को 3 फेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए, ये यहाँ से 25000 वोल्टेज आया, इसको कन्वर्ट किया 1000 से 3000 वोल्टेज में। ठीक है, अब इस वोल्टेज को, ये जो वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज है ना। हम लोग के घर में जो आता है ना एसी, वही, और जो बैटरी में लगे होते हैं वो डीसी वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एसी वोल्टेज यहाँ पे आया, और फिर इस एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा डीसी वोल्टेज में, और फिर डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा एसी वोल्टेज में। सोचिए, एसी बना रहा था, एसी लेकर के आया और फिर उसको डीसी में कन्वर्ट किया, और फिर इसी को जो है एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो बताइए कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम जो है कौन करता है? उस कंपोनेंट का नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर। देखिए, यहाँ पे लगे होते हैं एक रेक्टिफायर, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम ही होता है कि एसी को डीसी में बदल देना, एसी को डीसी में बदल देना। ठीक है, तो देखिए इस ट्रांसफॉर्मर से जो है 2 वायर जा करके जुड़े होते किस में? रेक्टिफायर में। ट्रांसफॉर्मर से जुड़े होते हैं किस में? रेक्टिफायर में। कि रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। इस रेक्टिफायर, ये जो रेक्टिफायर है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब बताइए कि मोटर को चलाने के लिए 3 फेज चाहिए था ना। कितना फेज? 3 फेज चाहिए था। तो 3 फेज में इसको बदलने के लिए जो काम करता है उसका नाम है इन्वर्टर। इन्वर्टर जो है ना डीसी को एसी में बदल देता है, और रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदल देता है।
तो यहाँ पे जो काम करता है वो हो गया यहाँ पे इन्वर्टर, यहाँ पे जो है इन्वर्टर। ये जो रेक्टिफायर है इसे डीसी बना दिया, तो जैसे ही ये डीसी बनाया वो चला जाता है इन्वर्टर में। अब ये जो इन्वर्टर है ये 3 फेज में चेंज कर देता है, ये जो इन्वर्टर है वो 3 फेज एसी करंट में चेंज कर देता है। तो यहाँ से 3 फेज एसी करंट निकल जाते हैं और ये एक मोटर को मिल जाता है, फिर ये दूसरा मोटर को, फिर ये एक तीसरा मोटर को मिल जाते हैं। अब बताइए कि इधर पावर तो मिल गया, अब इस आगे के मोटर को क्या, इसको भी तो पावर चाहिए ना, तो इधर भी एक इन्वर्टर लगे होते हैं, यहाँ पे भी एक इन्वर्टर लगा होता है जो कि 3 फेज में चेंज करता है। यहाँ से रेक्टिफायर से फिर निकला, यहाँ से प्लस और माइनस, रेक्टिफायर में प्लस और माइनस होते हैं डीसी करंट, है ना। तो डीसी करंट फिर यहां से निकला और इसको दे दिया, किसको, इन्वर्टर को दे दिया। अब ये जो इन्वर्टर है ये फिर इन तीनों को पावर देगा, इन तीनों को कुछ इस तरीके से पावर दे दिया। अब मोटर जो है इजी तरीके से ये चल सकते हैं और इसे जो है पावर आसानी से मिल सकता है। अब बताइए कि इस मोटर को कोई कंट्रोल करना चाहिए ना, नहीं तो पता चला कि उधर से करंट ले रहा है और ये मोटर घूम रहा है, बस चल रहा है से चल रहा है, रोकने वाला कोई है ही नहीं। भाई रोकने वाला कोई होना चाहिए ना यहाँ पे, ताकि ट्रेन को कंट्रोल किया जा सके, नहीं तो ट्रेन कैसे खाली चलते रहेगा यहाँ पे, है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक लीवर का, ड्राइवर के पास एक लीवर आप लोग देखे होंगे, कुछ ऊपर नीचे करने वाला होता है, कुछ इस तरीके से पकड़ करके वो लीवर जो है ना वो एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करता है। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ट्रांसफार्मर में होती है, फ्रीक्वेंसी को जो है वो घटा बढ़ा करके इसके ट्रेन के स्पीड को कम या ज्यादा वो कर सकता है। ऊपर से पावर आती है तो ये सारा प्रक्रिया हो करके ये मोटर चलती है, मोटर चलने की वजह से ट्रेन चलती है। अगर क्या बात हो कि हम यहाँ पे अगर हम सप्लाई यहाँ से काट दें और ट्रेन चलती रहे, जैसे ट्रेन को एक बार स्पीड करके और उसके बाद सप्लाई काट दे तो ट्रेन चलती ही रहेगी, तो कितना अच्छा होगा कि अगर हम उस चले हुए ट्रेन से बिजली को प्राप्त कर लें। आप लोग बताइए कि एक मोटर, छोटा सा मोटर आप लोग लीजिएगा, गाड़ी उड़ी में जो खिलौना वाला होता है उसमें जो है मोटर को अगर ऐसे घुमाते होंगे तो इधर देखते होंगे एक बल्ब लगा करके कि वो जो बल्ब है वो ग्लो करता है थोड़ा बहुत, है ना। तो अगर हम इधर से सप्लाई दिए तो मोटर घूम गया, और मोटर को ही घुमा देंगे तो इधर से दे देगा, है कि नहीं। तो बताइए कि ये जो है एक मोटर का भी काम किया, है कि नहीं। और ये जो है अगर हम लोग ट्रेन को फ्री छोड़ देंगे, कोई करंट वगैरह नहीं देंगे, तो ये एक जनरेटर का भी काम करेगा। ये क्या करेगा, जनरेटर का भी काम करेगा। और जब ये जनरेटर का काम करेगा तो हम लोगों का फायदा होगा, हम इसको जो है इसके पावर को बैटरी में स्टोर करके रख सकते हैं जो कि आगे काम देगा। तो यहाँ पे एक लगा होता है बैटरी, इस जगह पे होते हैं बैटरी, है ना, कहीं पे इसकी जगह पे एक बैटरी होगा, बैटरी इस जगह पे बैटरी होते हैं। और बैटरी जो है ना ये चार्ज होते हैं जब ट्रेन जो है चलती है और उसके बाद जो है ब्रेक जब लगाती है ना तब यहाँ पे जो है बैटरी चार्ज होती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे देखे होंगे जब ट्रेन के पावर को कट कर दिया जाता है तो मोटर जो है, ये जो मोटर था वो अब जनरेटर की तरह काम करने लगता है, क्योंकि ये जो जनरेटर की तरह जो काम किया वो चक्का के द्वारा जो है वो घूमने लगा, है ना। चक्का जो घूम रहा है वो उस मोटर को घुमा रहा है और मोटर जब घूम रहा है तो वो बिजली को पैदा करके दे रहा है, तो वो एक जनरेटर का काम हुआ। इसी के माध्यम से जो है ना ट्रेन में ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ये इसी को हम लोग बोला जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब होता है जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे रीजनरेट करके देगा, यानी कि पावर को हम लोगों को फिर जनरेट करके देगा, ये जनरेटर की तरह काम करेगा। और जो है जब हम उसको पावर दे देंगे तो वो मोटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा और हम लोगों को फायदा हो जाएगा। हम बैटरी जो है बैटरी में इस पावर को स्टोर करके फिर और भी कुछ चलाने के लिए रख सकते हैं। जब आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे तो ऊपर में देखे होंगे कि पंखा वगैरह चलते रहते हैं, लाइट ये सब जलते रहते हैं। आखिर ये सब को पावर कहाँ से मिलती है, तो देखिए ये जो इंजन देख रहे हैं इसी इंजन के ये जो ट्रांसफार्मर में जो है एक अलग से वाइंडिंग किए जाते हैं जो कि 110 वोल्टेज का होते हैं। यहाँ पे एक अलग से वाइंडिंग किए जाते हैं, ये वाइंडिंग जो है 110 वोल्ट का होता है, 110 वोल्ट का, है ना। और ये जो वाइंडिंग है ये पूरे कोच में फैले हुए रहते हैं, पूरा यहाँ से लेकर के एक वायर के थ्रू जो है
गया हुआ रहता है और इसी से जो है पूरे कोच को पावर मिलता है। अब बताइए कि 110 वोल्टेज ये किस हिसाब से रखा है। अभी 110 वोल्टेज तो सुनिए, अभी ये जो है डीसी होता है ना, एसी भी नहीं, डीसी। आदमी एसी अगर रहता है, यहाँ पे एसी रहता तो आदमी इसको यूज कर सकता था, एसी अगर रहता तब वोल्टेज को कम करके, लेकिन 110 वोल्टेज डीसी। अब आप बताइए कि 110 वोल्टेज डीसी किसके घर में आ रहा है, किसी के घर में 110 वोल्टेज डीसी नहीं आ रहा है, लेकिन रेलवे ने इसे जानबूझ करके 110 वोल्टेज डीसी यहाँ पे की है। वो इसलिए कि ट्रेन जहाँ पे खड़ा होती थी ना 2 घंटा 3 घंटा, चोर लोग सब जो है ना वहां पे पंखा ही चुरा लेता था रेलवे का घाटा हो जाता था, है ना। और पंखा ये सब चुरा लिया, लाइट ये सब खोल लिया, रेलवे पूरा परेशान। क्या करे तो क्या करें यहाँ पे अब, है ना। तो रेलवे ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, जितने भी कोच में पंखा लगे हुए हैं सबको 110 वोल्टेज बनाओ और 110 वोल्टेज में डीसी बनाना है ना। तो अब आप बताइए कि चोरवन ले जाकर के करेगा अभी क्या डीसी का, है ना। इतना मेहनत भी पानी में चला जाएगा। डीसी वो भी 110 वोल्टेज, किसके घर में 110 वोल्टेज डीसी आ रहा है, नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना। इसलिए जो है रेलवे ने ऐसा निर्णय लिया। अब जो है पंखा की चोरी बिल्कुल बंद हो गई है ना। आई होप कि आप सब लोगों को ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।